वेलकम टू गुरुकुल स्टडी पॉइंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहले ये मैटर आखिर है क्या? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहूं तो हर वो वस्तु जिसका अपना कुछ द्रव्यमान यानी मास होता है और जो कुछ स्थान घेरती है यानी जिसका अपना एक वॉल्यूम या आयतन होता है वो पदार्थ है, चाहे वो आपके आसपास बहने वाली हवा हो या पीने का पानी। अच्छा, तो मतलब कोई भी चीज जो जगह घेरती है। पर सर, जब हम इस आयतन या वॉल्यूम को मापने की बात करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। लोग विज्ञान के मात्रकों और रोजमर्रा के मात्रकों में उलझ जाते हैं। सही पकड़े हैं, और एग्जामिनर इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाता है। एसएससी 2023 के पेपर में सीधा सवाल आया था कि आयतन की एसआई यूनिट क्या है। लोग लीटर टिक करके आ गए, जबकि विज्ञान में आयतन की जो अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है वो घन मीटर या क्यूबिक मीटर होती है। ओहो, अच्छा, मतलब हम बाजार से दूध या पानी लेते हैं तो लीटर बोलते हैं, पर साइंस में वो क्यूबिक मीटर है। तो सर, इन दोनों में कोई संबंध भी है क्या? बिल्कुल है, और इसे ध्यान से सुनना। 1 लीटर असल में 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अगर इसे और छोटा लेवल पर देखें तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, और 1 मिलीलीटर बिल्कुल 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर जगह घेरता है। ये तो बात हो गई बाहर से मापने की। पर सर, इन पदार्थों के अंदर क्या चल रहा होता है? मतलब क्या ये पूरी तरह से ठोस होते हैं या इनके अंदर कुछ और भी होता है? यही तो असली जादू है। दुनिया का हर पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों यानी पार्टिकल से मिलकर बना है, और इन कणों की सबसे खास बात यह है कि ये एक दूसरे से बिल्कुल चिपके नहीं होते। इनके बीच हमेशा एक खाली जगह या रिक्त स्थान होता है। खाली जगह। इस पर मुझे एक बहुत ही मजेदार तुलना याद आ रही है। मान लीजिए हम एक ग्लास पानी में नमक घोल रहे हैं। ग्लास पानी से एकदम ऊपर तक भरा है। जब हम उसमें नमक डालते हैं तो पानी छलककर बाहर नहीं गिरता। बिल्कुल सही। वो नमक जाता कहाँ है? वही तो, वो नमक उन पानी के कणों के बीच की खाली जगह में वैसे ही छिप जाता है जैसे मुंबई की किसी खचाखच भरी हुई लोकल ट्रेन में कोई नया यात्री धक्का मुक्की करके अपनी जगह बना ही लेता है। मतलब बाहर से लगता है कि ट्रेन फुल है, पर अंदर थोड़ी सी जगह हमेशा होती है। हाँ, बहुत बढ़िया। ये लोकल ट्रेन वाली एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। और जैसे उस ट्रेन के यात्री कभी एक जगह शांत नहीं खड़े रहते, वैसे ही पदार्थ की ये कण भी निरंतर गतिशील होते हैं। उनमें हमेशा एक मोशन होता है। अच्छा, तो मतलब वो हमेशा हिलते डुलते रहते हैं। तो क्या तापमान बदलने से इनकी गति पे कोई असर पड़ता है सर? 100% पड़ता है। इन कणों की गति के पीछे जो ऊर्जा है उसे हम गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब उसी लोकल ट्रेन को सोचो, अगर डिब्बे के अंदर अचानक बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाए तो क्या होगा? लोग परेशान हो जाएंगे और ज्यादा हिलने डुलने लगेंगे। बिल्कुल ठीक ऐसा ही कणों के साथ होता है। जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो बहुत तेजी से भागने लगते हैं। और इनमें एक और कमाल की खूबी होती है जिसे विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन? सर, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब 2 अलग अलग पदार्थों के कणों का अपने आप एक दूसरे में मिल जाना। जैसे पानी के ग्लास में स्याही की एक बूंद डालो तो बिना हिलाए ही वो पूरे पानी में फैल जाती है। अच्छा, तभी जब रसोई में कोई स्वादिष्ट खाना बन रहा होता है तो उसकी महक पूरे घर में फैल जाती है ना, क्योंकि गर्म खाने के कण हवा के कणों के साथ बहुत तेजी से विसरित हो जाते हैं। बिल्कुल सही पकड़े हैं। और अगर खाना फ्रिज में ठंडा रखा हो तो उसकी महक के लिए हमें एकदम उसके पास जाना पड़ता है, क्योंकि वहां तापमान कम होने से गतिज ऊर्जा कम होती है। समझ गई। लेकिन सर, एक सवाल और है। अगर पदार्थ के कणों के बीच इतना आकर्षण बल है, वो एक दूसरे को इतनी कसकर पकड़े हुए हैं, तो हम हवा में अपना हाथ इतनी आसानी से कैसे हिला पाते हैं? ये बहुत लॉजिकल सवाल है ना? क्योंकि वही हाथ अगर मैं किसी लकड़ी के दरवाजे या दीवार के आर पार ले जाना चाहूं तो वो तो मुमकिन ही नहीं है। मुझे तो सीधा अस्पताल जाना पड़ जाएगा। यही वो पॉइंट है जो हमें पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं तक ले जाता है। हवा में हाथ हिलाना इसलिए संभव है क्योंकि हवा एक गैस है। गैस में कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कमजोर होता है। अच्छा, तो उनके बीच काफी खाली जगह होती है। बिल्कुल, इसीलिए आपका हाथ आसानी से उन कणों के बीच से निकल जाता है। इसके एकदम उल्टा लकड़ी या दीवार एक ठोस पदार्थ है। ठोस अवस्था में कण एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं, जैसे जंजीरों से बंधे हों। तो इस आकर्षण बल की ताकत ही तय करती है कि कोई पदार्थ ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा। मतलब अगर हम इनकी तुलना करें तो ठोस पदार्थों का आकार और आयतन बिल्कुल फिक्स्ड होता है
है ना? हाँ, उनकी एक तहसीमा होती है और सबसे बड़ी बात, उन्हें दबाया नहीं जा सकता। मतलब उनकी जो संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी होती है वो लगभग शून्य होती है। द्रव यानी लिक्विड का आयतन तो फिक्स होता है पर आकार नहीं। हाँ, पानी को जिस बर्तन में डालो वो उसी का आकार ले लेता है, और गैस का तो न कोई आकार होता है न आयतन, वो तो एकदम स्वच्छंद होती है। और गैसों की इसी स्वच्छंदता की वजह से उनमें अत्यधिक संपीड्यता होती है। मतलब गैस के कणों के बीच इतनी जगह होती है कि उन पर दबाव डालकर उन्हें छोटी सी जगह में कैद किया जा सकता है। जैसे घरों में खाना पकाने वाली एलपीजी या गाड़ियों में डलने वाली सीएनजी। एकदम सही। और आपको बता दूं कि यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स में सीएनजी और एलपीजी की कंप्रेसिबिलिटी को लेकर एक स्टेटमेंट वाला सवाल आया था। इन गैसों को बहुत ज्यादा दबाव डालकर छोटे सिलेंडरों में भरा जाता है ताकि इन्हें आसानी से ले जाया जा सके। संपीड़न या दबाने की बात से मुझे एक डाउट आ रहा है सर। विज्ञान कहता है कि ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है और वो दबते नहीं है, पर रबर बैंड का क्या? उस पर जोर लगाओ तो वो खिंच जाता है। अच्छा सवाल है। पर रबर बैंड पर हम बाहरी बल लगाते हैं, बल हटाते ही वो वापस अपने आकार में आ जाता है। और अगर बहुत ज्यादा बल लगाओ तो वो टूट जाएगा, पर उसका मूल आकार वही रहता है। अच्छा, चलिए रबर बैंड तो समझ आ गया, पर बर्तन धोने वाले स्पंज का क्या? वो भी तो ठोस है, लेकिन मैं उसे पूरी ताकत से मुट्ठी में दबा सकती हूँ। तो अगर वो इतनी आसानी से दब रहा है तो क्या वो गैस की तरह बर्ताव नहीं कर रहा? हम उसे ठोस क्यों मान रहे हैं? ये बहुत ही शानदार डाउट है और बहुत से लोग यहीं कंफ्यूज होते हैं। स्पंज गैस बिल्कुल नहीं है। इसका जवाब उसकी बनावट में छिपा है। स्पंज का जो मूल ढांचा है वो असल में एक ठोस पदार्थ ही है। फिर वो दबता कैसे है? क्योंकि उस ठोस ढांचे के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं और उन छेदों के अंदर हमारे आसपास की हवा यानी गैस भरी होती है। जब हम स्पंज को दबाते हैं तो हम उस ठोस ढांचे को नहीं दबा रहे होते। ओह, अच्छा, मतलब हम उन छेदों में फंसी हुई हवा को धक्का देकर बाहर निकाल रहे होते हैं। बिल्कुल, हवा बाहर निकलने की वजह से ही वो सिकुड़ पाता है और जैसे हम मुट्ठी खोलते हैं, बाहर की हवा वापस उन छेदों में भर जाती है और स्पंज अपना पुराना आकार ले लेता है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से स्पंज ठोस ही है। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब चीजें जैसी दिखती हैं हमेशा वैसी होती नहीं है। तो ठोस, द्रव और गैस तो समझ आ गए, पर सर क्या हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, और इस पूरी कहानी में दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, तापमान और दबाव। हर ठोस का एक गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट होता है जहां वो पिघलकर द्रव बन जाता है। जैसे बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। और उसके बाद आता है क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट, जहां कोई द्रव उबलने लगता है और गैस बनने लगता है। हाँ, पर इस पूरे खेल में एक बहुत रहस्यमयी घटना होती है जिसे प्रसुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं, और ये एग्जाम के नजरिए से बहुत क्रिटिकल है। सर यही तो मेरा सबसे बड़ा सवाल है। मतलब मान लीजिए कि बर्तन में बर्फ रखी है और हम नीचे से गैस जला रहे हैं, उसमें थर्मामीटर भी लगा है। जब बर्फ पिघलती है तो तापमान 0 डिग्री दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब तक आखिरी बर्फ का टुकड़ा पिघल नहीं जाता, थर्मामीटर का पारा 1 इंच भी ऊपर नहीं खिसकता। मतलब मैं तो लगातार गर्मी दे रही हूँ, आग जला रही हूँ, तो वो सारी ऊष्मा आखिर छिप कहाँ रही है? इससे बहुत ध्यान से सुनना। यही वो जादुई चोरी है जिसे प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। लेटेंट शब्द का मतलब यह छिपा हुआ। इसे ऐसे समझो कि ऊर्जा रस्साकशी का खेल खेल रही है। मतलब गर्मी तापमान नहीं बढ़ा रही? नहीं, जो गर्मी हम नीचे से दे रहे हैं वो बर्फ के कणों का तापमान बढ़ाने के बजाय उस गोंद को तोड़ने में व्यस्त हो गई है जिसने ठोस कणों को जकड़ रखा है। वो ऊर्जा उस आकर्षण बल को तोड़ने में पूरी तरह खर्च हो जाती है। अरे वाह! मतलब वो ऊर्जा बर्फ या पानी के कणों के अंदर ही किसी गुप्त रूप में छिप जाती है। इसीलिए तापमान तब तक नहीं बढ़ता जब तक सारे कणों की जंजीरें टूट नहीं जाती। एकदम सही। इसे विज्ञान में संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अवस्था परिवर्तन के इस चक्र में पिघलना और वाष्पीकरण तो आम है, पर प्रकृति में कुछ बागी पदार्थ भी हैं जो नियम नहीं मानते। बागी पदार्थ? सर वो कैसे? वो बीच के रास्ते यानी द्रव अवस्था में जाते ही नहीं हैं, सीधे ठोस से गैस बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। और अगर गैस सीधे ठोस बन जाए तो उसे निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। अच्छा, ठोस से सीधा गैस। सर इसका कोई उदाहरण है क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में? सबसे बेहतरीन उदाहरण है शुष्क बर्फ या ड्राई आइस।
और ये आरआरबी 2026 के पेपर में भी पूछा गया था कि ड्राई आइस क्या होती हैं। ये असल में कोई बर्फ नहीं बल्कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसे शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे बहुत ज्यादा उच्च दबाव पर स्टोर किया जाता है। पर जैसे ही हम इस दबाव को कम करके सामान्य वायुमंडलीय दबाव यानी 1 एटमॉस्फेयर पर लाते हैं तो ये पिघलकर पानी नहीं बनती, ये सीधे गैस में बदलकर उड़ने लगती है। ओहो, मतलब ये सामान्य बर्फ की तरह पिघलकर सतह को गीला नहीं करती, इसीलिए इसे ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहते हैं। बिल्कुल। तो तापमान और दबाव का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ सर, पर मुझे वाष्पीकरण को लेकर एक डाउट है। उबलने के लिए तो हमें एक खास तापमान चाहिए, पर अगर फर्श पर पानी गिर जाए तो वो तो बिना आग लगाए ही 1 घंटे में गायब हो जाता है। ये कैसे होता है? यही तो वाष्पीकरण या इवापोरेशन का जादू है। ये सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। पानी को भाप बनने के लिए हमेशा क्वथनांक तक पहुंचने की जरूरत नहीं होती। सतह के कणों में इतनी गतिज ऊर्जा आ जाती है कि वो उड़ जाते हैं। अच्छा, तो क्या चीजें इसे प्रभावित करती हैं? इसके 4 मुख्य कारक हैं। पहला है सतह का क्षेत्रफल। मतलब जितनी बड़ी सतह उतना तेज वाष्पीकरण, जैसे हम कपड़े सुखाने के लिए उन्हें फैलाकर डालते हैं, सिकोड़ कर नहीं। बिल्कुल। दूसरा है तापमान। ज्यादा गर्मी में पानी जल्दी उड़ता है। तीसरा थोड़ा अलग है, वो है आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। अगर हवा में नमी पहले से ज्यादा है तो वाष्पीकरण धीमा हो जाएगा। हाँ, ये तो वैसी बात होगी कि भरी हुई बस में नए यात्रियों के लिए जगह नहीं है। बहुत बढ़िया एनालॉजी। और चौथा कारक है हवा की गति। तेज हवा जल वाष्प के कणों को उड़ा ले जाती है, जिससे नए कणों के लिए जगह बन जाती है। सर, वाष्पीकरण के साथ एक बहुत दिलचस्प चीज जुड़ी है। ये हमेशा अपने पीछे ठंडक छोड़ जाता है। मतलब ये तो ऊर्जा की चोरी करने जैसा हो गया ना? ऊष्मा की चोरी, ये बहुत ही सटीक शब्द इस्तेमाल किया आपने। होता क्या है कि जब द्रव गैस में बदलता है तो उसकी खुद की ऊर्जा कम हो जाती है। इसकी भरपाई के लिए वो आसपास से गर्मी सोखने लगता है। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि पानी के कण हवा में उड़ने का टिकट खरीदने के लिए हमारी त्वचा से गर्मी चुरा लेते हैं। हाँ, एकदम सही। गर्मियों में सूती कपड़े पहनने के पीछे भी यही विज्ञान है। सूती कपड़े पसीना सोख लेते हैं और जब पसीना वाष्पीकृत होता है तो शरीर की गर्मी साथ ले जाता है। मटके का पानी भी ऐसे ही ठंडा होता है। क्या ठोस, द्रव और गैस के अलावा भी कुछ है? बिल्कुल है। और यहाँ एंट्री होती है पदार्थ की चौथी अवस्था की, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। जब गैस को बहुत ज्यादा ऊंचे तापमान पर गर्म किया जाता है तो उसके कण टूट जाते हैं और वो आयनीकृत गैस बन जाती है। आयनीकृत गैस मतलब उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा आ जाती है? बहुत ही ज्यादा ऊर्जा। वो एकदम बेकाबू हो जाते हैं। आसमान में जो सूर्य और तारे चमक रहे हैं ना, उनके अंदर कोई लकड़ी या आग नहीं जल रही है, वो इसी प्लाज्मा से बने हैं। यहाँ तक कि सड़कों पर दिखने वाले नियॉन साइन बोर्ड भी प्लाज्मा का ही उदाहरण है। मतलब प्लाज्मा का संबंध अत्यधिक ऊर्जा और गर्मी से है। पर सर, इसका उल्टा भी तो कुछ होगा। अगर हम तापमान को एकदम नीचे ले जाएं, बहुत ज्यादा ठंडा कर दें तो क्या होगा? और यही हमें पदार्थ की 5वीं अवस्था तक ले जाता है। इसे बोस-आइंस्टाइन संघनन या BEC कहा जाता है। 20 के दशक में हमारे भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसकी भविष्यवाणी की थी। अरे वाह, मतलब एक भारतीय वैज्ञानिक ने इसकी भविष्यवाणी की थी। ये तो बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल। और इसे प्रयोगशाला में सच साबित करने के लिए 2001 में वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये अवस्था तब बनती है जब सामान्य हवा के घनत्व के 1,00,000वें हिस्से जितनी कम घनत्व वाली गैस को परम शून्य तापमान के करीब ठंडा किया जाए। परम शून्य मतलब एब्सोल्यूट जीरो। तो इतने कम तापमान पर क्या कण एकदम जम जाते हैं? जमना तो बहुत छोटा शब्द है। कणों की गति लगभग शून्य हो जाती है और वो अपनी अलग अलग पहचान खोकर एक ही विशाल सुपर एटम में बदल जाते हैं। ये नोबेल पुरस्कार वाला तथ्य सच में सोच को झकझोर देता है सर। मतलब हम सोचते हैं कि बर्फ सबसे ठंडी और शांत अवस्था है, पर ये BEC तो बर्फ को भी ऐसा महसूस कराता है जैसे वो कोई उबलती हुई केतली हो। हाँ, ये स्पेक्ट्रम सच में हमारे सोचने के नजरिए को पलट देता है। एक तरफ BEC की जमा देने वाली शांति है और दूसरी तरफ प्लाज्मा की धड़कती हुई भयंकर ऊर्जा। इस पूरे ब्रह्मांडीय स्पेक्ट्रम को देखकर एक बात तो समझ आ गई सर, कि इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड केवल तापमान और ऊर्जा है।